जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन के बारे में। हम जानेंगे कि ये है क्या। दोस्तों, भारत की रक्षा और एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका असर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्वदेशी जेट इंजन, ड्रोन प्रोग्राम और यहाँ तक कि भारत के पूरे सैन्य विमानन ढांचे पर देखने को मिल सकता है। मार्च 2026 में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा नया संगठन बनाया है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन या डीएडी। पहली नज़र में ये एक साधारण प्रशासनिक बदलाव लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास मॉडल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो आखिरकार ये डीएडी है क्या, इसको बनाया क्यों गया है, इससे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, कावेरी इंजन और भविष्य के सैन्य प्रोग्राम्स को क्या फायदा होगा और क्यों इसे कहा जा रहा है कि अब ये एक नया रेवोल्यूशन है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत के रक्षा विमानन कार्यक्रमों में सबसे बड़ी समस्या क्या रही है। देखिए, कई दशकों से भारत एक ऐसा सिस्टम था या कई दशकों से भारत में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें डिजाइन और विकास का काम डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जैसी संस्थाएं करती थीं, जबकि भारतीय वायुसेना केवल अंतिम उपयोगकर्ता यानी इंड यूजर की भूमिका में होती थी। वायुसेना अपनी आवश्यकताएं बताती थी, फिर वैज्ञानिक संगठन उन आवश्यकताओं के आधार पर विमान को विकसित करते थे। सुनने में यह व्यवस्था ठीक लगती है, लेकिन व्यवहार में इसमें बड़ी समस्या थी, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट या बड़े एरोस्पेस प्लेटफॉर्म को विकसित होने में 10 से 20 साल तक लग सकते हैं। अब जबकि विमान तैयार होता था, तब युद्ध का स्वरूप बदल चुका होता था, तकनीक बदल चुकी होती थी और वायुसेना की जरूरतें भी बदल चुकी होती थी। और यही कारण था कि कई बार जो जीएसक्यूआर है यानी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें बदलाव करना पड़ता था। इससे प्रोजेक्ट में देरी होती थी और लागत भी काफी बढ़ जाती थी। तेजस कार्यक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो आखिरकार ये डीएडी जो बनाया गया है, ये करेगा क्या? देखिए, अब डीएडी इसी समस्या का समाधान लेकर आया है। इस नए मॉडल में भारतीय वायुसेना केवल ग्राहक नहीं रहेगी, बल्कि डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी। मतलब अब इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं और ऑपरेशनल जो ऑफिसर्स हैं, ये बेसिकली शुरुआती चरण से ही जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा होंगे। यानी ऑपरेशनल अधिकारी विकास के शुरुआती चरण से ही इसका हिस्सा होंगे। यानी जिस विमान को भविष्य में उड़ाना है, उसके डिजाइन में भी भारतीय वायुसेना की सीधी भागीदारी होगी। इससे डिजाइनरों और उपयोगकर्ताओं के बीच का जो गैप है, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। और अब आवश्यकताएं केवल एक दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समय के साथ लगातार अपडेट भी होती रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मिलने वाला है। अगर हम एमका यानी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, तो ये बदलाव एमका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमका भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट होगा, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमान केवल एयरफ्रेम के हिसाब से ही 5वीं पीढ़ी के नहीं होते। इनमें स्टेल्थ तकनीक, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत क्षमताएं भी होती हैं। ऐसा जो है या ऐसी तकनीकों में लगातार बदलाव आते रहते हैं। अब डीएडी की वजह से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास के दौरान नई तकनीकों को शामिल करना आसान होगा। इससे बाद में महंगे और समय लेने वाले रीडिजाइन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जो चीजें हैं, जो बदलाव हैं, वो समय रहते ही किए जा सकेंगे। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी का निवारण भी यहाँ पर हो जाएगा, और वो है स्वदेशी जेट इंजन। जी हाँ, स्वदेशी जेट इंजन विकास को भी इससे एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी जेट इंजन तकनीक मानी जाती है। हम लड़ाकू विमान बना सकते हैं, लेकिन इंजन के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहते हैं। विशेष रूप से इंजन के हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी यानी उच्च तापमान वाले हिस्से में भारत को अभी भी लंबा सफर तय करना है। डीएडी का विशेष ध्यान इन्हीं महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज पे रहेगा। ये केवल विमान के डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि उन तकनीकों पर भी काम करेगा जो कि किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की रीढ़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कावेरी इंजन हो गया, एमका इंजन हो गया या दूसरे इंजन प्रोग्राम हो गए, इनको सीधे तौर पर इस प्रोग्राम से फायदा मिलने वाला है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स को अब एक सह मालिक की भूमिका मिलेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक भारतीय सेनाएं मुख्य रूप से तकनीकी उपभोक्ता थी, लेकिन डीएडी के आने के बाद स्थिति बदल सकती है और इंडियन एयरफोर्स तकनीकी विकास, पेटेंट और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनमें भी भागीदारी को निभा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई तकनीकों का विकास तेज होगा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है,
वो केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे संगठन तक भी कन्वे होगा और इससे निजी कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग प्रकार के सिस्टम विकसित किए जाते थे। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन काफी कठिन हो जाता था। डीएडी इस समस्या को दूर करने के लिए कॉमन आर्किटेक्चर जो अभी डिजाइन है और स्टैंडर्डाइजेशन है इसको बढ़ावा देगा। उदाहरण के लिए एवियोनिक्स मॉड्यूल हो गया, एक्चुएटर्स हो गए, डेटा इंटरफेस हो गया और कई अन्य सब सिस्टम को मानकीकृत किया जा सकता है। इससे टाटा, गोदरेज, अडानी और अन्य निजी कंपनियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश करने का मौका मिलेगा और वो इन प्रोग्राम्स में निवेश भी कर पाएंगी। इसके अलावा भारत के जो स्टार्टअप्स हैं इनको भी काफी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, डीएडी सिर्फ एक कार्यालय नहीं है, बल्कि ये भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास के तरीके को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश है। और भारतीय वायुसेना केवल हथियारों की खरीदार नहीं रहेगी, इसके बाद उनके विकास की सक्रिय भागीदार भी बन सकेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।